आज हम कुछ और कारकों को लेकर के आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि जल पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। अभी हमने आपसे कल कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उसके आगे अब हम आपसे और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए जल अनिवार्य है पौधों के लिए, उसको लेकर के अब हम आपसे कुछ बातें और करेंगे। जैसे सिंचाई के भूमि उपजाऊ शक्ति से में वृद्धि करती है। जब हम भूमि को सिंचाई देते हैं तो उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो घुलनशील हो जाते हैं और वो उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। और ख़ास करके अगर हम इरिगेशन वाटर की बात करें तो अगर नगरों के पास के जो सीवेज वाटर होता है उस सीवेज वाटर से इरिगेशन करने पर पैदावार अधिक होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेचुरल कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पैदावार को अपने आप बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम खाद मिलाते हैं, गोबर की खाद है और इस तरीके की चीज़ों को, जैसे सेलरी है, सेलरी हम मिलाते हैं, सेलरी कहते हैं है गोबर की खाद, मतलब कि कच्चा गोबर और काउ डंग एंड काउ यूरिन का मिक्सचर जो होता है उसको सेलरी कहते हैं। उस तरह का जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो नगर के आसपास के पानी में मिलता है वो उसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं, और जब उनसे हम सिंचाई करते हैं तो पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसके साथ खाद को हम ऐड कर देते हैं। उसके साथ साथ सिंचाई का प्रभाव भूमि के कणों पर भी पड़ता है। अगर गंदे पानी सिंचाई की जाए तो सूक्ष्म जो छोटे कण होते हैं वो भूमि के रिक्त स्थानों में एकत्र हो जाते हैं और वो जो है अपने आप को उस भूमि को, जहां कहीं पे रिक्त स्थान है वहां पर जब कण एकत्रित हो जाते हैं तो उस खाली जगह को भर करके भूमि को एक बराबर कर देते हैं, जिससे जैसे कि अब आप पानी लगातार देंगे, अगर सीवेज वाटर से अगर हम पानी सिंचाई करते हैं तो छोटे कणों को वो अपने साथ बहा करके एक कीचड़ के फॉर्म में जमा कर देती है, जो कि एक लेवल को क्रिएट करता है और जिसमें कि हम अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। खेत में रहने वाले हर एक कीड़े मकोड़े जो कि हानिकारक हैं, फसलों के लिए हानिकारक हैं, दीमक वगैरह, वो सब नष्ट हो जाते हैं। पानी भर दिया जाता है, पानी भरने पर वो जितने भी कीड़े मकोड़े उसके ज़मीन के अंदर रहते हैं जो कि पौधों के लिए हानिकारक हैं वो नष्ट किए जाते हैं। और उसके बाद फिर है जो हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, उस तरीके कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, यूजफुल इंसेक्ट्स जो हैं वो पानी के अभाव में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते, और जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी पा करके अच्छे मतलब कि उनको भोजन बढ़िया मिलता है, वो हिष्ट-पुष्ट होते हैं और अधिक जैव पदार्थ को वो उत्पन्न करते हैं जो भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। इसके पहले कि हम आपको और चीज़ों के बारे में बताएं तो कुछ एक चीज़ें और हैं कि एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि सिंचाई करने से हम फसल के पकने के समय को हम बढ़ा देते हैं, वो जल्दी नहीं पकेगी, और उससे हम बाजार की मांग के अनुसार फसलों को हम काट सकते हैं। हम उसको बढ़ा दें, क्या कहते हैं, पकने की अवस्था को हम बढ़ा दें, और उसमें हम क्या करें, मांग जो है बाजार की, उस मांग के अनुसार हम फसलों को काट सकते हैं और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और असमतल भूमि को भी अगर हम सिंचाई कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा था रिक्त स्थान आपके छोटे महीन कण भर देते हैं, तो असमतल भूमि में जब हम सिंचाई करते हैं तो उसको समतल बनाया जा सकता है। उसको बड़े आराम से समतल बना करके हम उसके अंदर खेती कर सकते हैं। अब ये हो गए मेन कारण, हो गए भूमि के अंदर पौधों के लिए पानी की आवश्यकता। पौधों के लिए पानी की आवश्यकता के ये मेन कारण है जिनके थ्रू हम सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करने के बाद हम चीज़ों को इस लायक बना देते हैं जिससे कि पौधों की बढ़वार
और पौधे अच्छी तरीके से बढ़ें और अपने रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से करें। अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, जिनके थ्रू हम सिंचाई कर सकते हैं? कौन कौन से सोर्सेस हैं? जिसमें सबसे एक तो हमने आपसे शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और वो है वर्षा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वर्षा का। उसके बाद दूसरा सोर्स है जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तीसरा है फ्लड, चौथा है अंडरग्राउंड वाटर, और पांचवा है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में आता है, और वर्षा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अनियमित है, और उसको हम पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। तो एक तो कारण यह है, लेकिन जितनी भी वर्षा होती है, जिस जिस समय पर वर्षा होती है, उस समय हम उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग होती है। रेन हार्वेस्टिंग करके हम उन पानी को हम कलेक्ट करें अपने घर, अपने खेतों के आसपास, और उससे हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि जो आर्द्र जल होते हैं, वो जो मृदा होती है, वो मृदा की नमी को वृद्धि करती है। जैसे कोहरा है, बादल है, और आपका ह्यूमिडिटी है, ये पौधों के जल मांग को कम करते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी की हानि को वो कम कर देता है। जितना ज्यादा नमी होगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। ये ह्यूमिडिटी, जैसे कि हमने अभी आपसे कहा कि कोहरा है, बादल है, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, ये पौधों के आसपास पाई जाने वाली ऐसी नमी है जो इनडायरेक्ट वे में पौधों की सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करती है। पूरा नहीं पूरा करती, लेकिन हाँ इस लेवल तक पूरा कर देती हैं कि पौधे कुछ हद तक सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद है फिर बाढ़ है। बाढ़ की सिंचाई जो होती है, बाढ़ का पानी सिंचाई के जल के समान होता है। जब कभी भी ये मनुष्य के, एक सबसे बड़ी चीज ये मनुष्य के द्वारा नहीं दिया जाता है। ये बाढ़ वर्षा के कारण आती है। नदियों में ऊपर इसके उद्गम स्थान से जब तेजी के साथ पानी नीचे आता है, तो आप हर साल आप देखते हैं बाढ़ आती है, तो वो उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की सुविधा को वो पूरा करता है। उसके बाद फिर आता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या है? अंडरग्राउंड वाटर जो है जमीन के नीचे पाया जाने वाला जल। अभी हम आपसे आगे चल करके बात करेंगे, और उसमें जब हम इरिगेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे, तो दो तरीके की सिस्टम ऑफ इरिगेशन होता है। एक फ्लडिंग होता है, एक लिफ्ट इरिगेशन होता है। फ्लडिंग सतह की सिंचाई होती है, और लिफ्ट इरिगेशन जमीन के अंदर के पानी को निकाल करके जमीन के ऊपर देने को हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। और जो ये जमीन के नीचे से जो पानी निकाल करके ऊपर को देते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। जैसा कि आप लोग ने पिछले साल इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था, सबमर्सिबल, जेट पंप, जो कि जमीन के अंदर से पानी को, ट्यूबवेल, ये जितने भी हैं, ये सारे जमीन के अंदर से पानी को निकाल करके बाहर सिंचाई के तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, पानी को जमीन के अंदर का। जमीन के अंदर हमने आपको पिछले साल ही बताया था, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीन के अंदर जो पाया जाने वाला पानी है, यानी कि सॉइल वाटर जो होता है, वो तीन तरीके का होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, जिसको कि हम कहते हैं गुरुत्वीय जल। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, जिसको हम कहते हैं केशिका जल। और तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जिसको हम कहते हैं आर्द्रताग्राही जल। अब इसमें ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है, वो वाटर होता है जिसको कि हम जिस वक्त खेत में पानी देते हैं और वो ढाल के अनुसार वो बह करके निकल जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है कि जब आपने कभी भी आप देखें, जमीन को आप पाएंगे कि एकदम सूखी जमीन भी आपस में जुड़ी होती है, क्योंकि हर एक कण के चारों तरफ एक
एक वाटर लेयर पाई जाती है, बहुत थिन लेयर होती है जिसको कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, जिससे कि ये सारे कण आपस में जुड़े और आपस में एक हैं, जिसकी वजह से ये पृथ्वी बंधी है, नहीं तो ये पाउडर की तरह बिखर जाए। इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट नहीं इस्तेमाल कर सकता। और तीसरा है कैपिलरी वाटर, जो कि कैपिलरीज को आपने जैसे कहा कि मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज जो होती हैं वो पोर स्पेसेस के आपस में जुड़ने के द्वारा पतली नलिकाएं बनती हैं, जिनको कि हम कैपिलरीज कहते हैं। उनके बीच में स्टोर्ड पानी ही पौधे इस्तेमाल करते हैं, और जो कैपिलरीज के अंदर स्टोर्ड पानी होता है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। उसके अंदर स्टोर्ड पानी को ही पौधे ले सकते हैं, ना ग्रेविटेशनल वाटर ना ही हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये दोनों ही पानी पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ कैपिलरी पानी को इस्तेमाल कर सकता है। आज के लिए इतना। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे आगे इरिगेशन की और भी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।